जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है एमपी प्री नर्सिंग का। मैं कहूंगा साथियों, आज आपका पेपर है और आपने अभी तक तैयारी नहीं किया, थोड़ा सा भी तैयारी नहीं किया है और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्की हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊंगा, एक एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आपने तैयारी नहीं किया, इस वीडियो को आप अपने एग्जाम में देखकर चले जाओ, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये समान ज्ञान और समान विज्ञान से मिलाकर यहाँ पर 20 सवाल पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री अलग हो गया, फिजिक्स अलग हो गया, बायोलॉजी अलग, वो सबसे 20-20 सवाल अलग पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपके पेपर में और भी सवाल बन सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम डेट आगे है, 11 जुलाई या 12 जुलाई को है, तो उसमें और भी सवाल बन सकता है साथियों। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट करोगे, आपका एग्जाम कब है, ताकि मैं आपको वही पेपर बता सकूं जो आपके सीधे एग्जाम में आए। तो एक बार कमेंट करके बताओगे आपका पेपर किस दिन है, 10, 11, 12 किसी भी डेट में है, कमेंट करके एक बार आप लोग बताओगे। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखोगे, 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल यह बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल देखना साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा तो आएगा ही। मध्य प्रदेश के सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सा है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी आपका हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, धूपगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है धूपगढ़। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपके पेपर में यह सवाल आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ नाम है। इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। आपका 3 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यह शरीर से संबंधित प्रश्न है, जहां से लगभग 10 प्रश्न आपके पेपर में शरीर से बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे, यकृत यानी लीवर होता है। ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा साथियों? यकृत, या उसी का नाम होता है लीवर। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी एग्जाम डेट अगले डेट में है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको वही सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में आएगा। आपका 4 नंबर सवाल देखना साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिला में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, जो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है वह किस जिला में स्थित है साथियों? आप याद रखोगे, ये हो जाएगा रायसेन। ऑप्शन नंबर बी, ये किस जिला में हो जाएगा? रायसेन। याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिला में है साथियों? रायसेन में है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल वहां पर आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पेपर में
सवाल डलेगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप याद रखोगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेटस। आप याद रखना आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। आप याद रखोगे। यहां से और भी सवाल पूछे जाते हैं कि सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आप याद रखोगे विटामिन डी आपका सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल देखना जो कि सीधे आपके पेपर में फिक्स सवाल है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपके पेपर में सवाल डालेगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। साथियों आप बिल्कुल सही करोगे। काफी सारे बच्चे ये जवाब दे रहे तो ये गलत हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। आपका आने वाला अगला सवाल देखना आपके पेपर में सवाल बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके पेपर में सवाल आएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो सभी कोई बच्चे जिनका एग्जाम अगले डेट में एक बार कमेंट करके बताओ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही यहां पर जवाब आपका आ रहा है कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपने बिल्कुल सही किया है। आपका सिलेक्शन एकदम संभव है। अगर आपने मेहनत किया है इस वीडियो को देखकर चल जाते हो तो यकीनन मानो कि आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। आपका आने वाला अगला सवाल देखना मानव रक्त का समान पीएच मान लगभग कितना होता है। आपके पेपर में सवाल डलेगा साथियों खून का पीएच मान कितना होता है। आप याद रखोगे 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। ठीक है आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। आपके पेपर में सवाल बनेगा खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है वह किस वंश के शासकों ने बनवाया था। आप याद रखना, आप याद रखना साथियों चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आपके पेपर में सवाल बनेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब बिल्कुल याद रखोगे मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मेघा पाटेकर ने किया था। अगर हम यहाँ पर बात करें चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों सर्वग्राही सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह किसे कहा जाता है, मतलब सभी व्यक्ति से खून लेने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है, आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल आप सही कर रहे हो साथियों, ए और बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है याद रखना। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा, ये भी आप याद रखना। और सर्वदाता की बात करेगा तो ओ हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है आप याद रखना। चलो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। आ- आपके पेपर में सवाल डलेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। आप याद रखोगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। और ये भी सवाल पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आप याद रखोगे। ठीक है चलो आपका आने वाला अगला सवाल देखना। और आपका एग्जाम सेंटर एक बार काफी सारे बच्चे बताओगे आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, ताकि आपका सेंटर किसी बच्चे से मिले तो आपसे संपर्क कर ले। ठीक है एक बार सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं एक बार अपना एग्जाम सेंटर कमेंट कर देंगे।
चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है साथियों? आप सभी को पता है 13 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 13 नंबर का जवाब हम सभी बच्चे का कमेंट में देखना चाहते हैं। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल आपके पेपर में बना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का लाइफ यानी जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है साथियों? जैसे में आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी या भारत का जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखोगे। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आप याद रखोगे, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आपका आने वाला अगला सवाल, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनाएगा, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, कोस्का का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आप याद रखना। या इसको ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो जो भी पूछे आप सही टिक करके आओगे। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके पेपर में सवाल डालेगा, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? आप याद रखोगे, ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो ये जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट में MIC भी कहते हैं। या 6 जून 1984 ईस्वी का इसका रिसाव हुआ था, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितना हड्डियां होता है? एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितना हड्डियां होता है? 206 हड्डियां। 206 हड्डियां होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? आप याद रखोगे, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज के काटने से फैलता है, ऑप्शन नंबर सी। आपका चलिएगा 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? आप याद रखोगे, रविशंकर शुक्ल है, ऑप्शन नंबर ए। रविशंकर शुक्ल है, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखो। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे, ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, आप चलते हैं हम लोग क्या इसको बोलते हैं, फिजिक्स के सवालों की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। विद्युत धारा का ये SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, आप लोग भी कमेंट करके बताओगे। विद्युत धारा का ये SI मात्रक आपका एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का ये SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आपका 22 नंबर आपका सवाल है साथियों, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का पावर ऑफ है अ लेंस। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे, डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप बिल्कुल सही करोगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, आपका 24 नंबर सवाल है साथियों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आप बिल्कुल सही करोगे, ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी। आपका आने वाला अगला सवाल है 25 नंबर, आप सवाल देखना, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, गुरुत्वाकर्षण का
सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? बिल्कुल सही करोगे, न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आप याद रखना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, कार्य और ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या है? आपके पेपर में सवाल डलेगा, कार्य और ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या है? आपको पता है कार्य और ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, कार्य और ऊर्जा का स्थायी मात्रक जूल होता है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल डलेगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार का तरंग होता है? आप याद रखोगे, यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि किस प्रकार का तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से? आपके पेपर में सवाल बनेंगे, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? आप याद रखोगे, ठीक है। आपका हो जाएगा लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है साथियों, आप याद रखोगे, ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? आपके पेपर में सवाल डालेगा साथियों, जो दांत वाला देखने वाला डॉक्टर होता है, वह किस दर्पण का प्रयोग करता है? आप याद रखोगे, वह जो दर्पण का प्रयोग करता है, वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है साथियों? आप याद रखोगे, डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत में घरों में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? आपके पेपर में सवाल यहाँ पर डलेगा कि जो भारत में घर होता है, उसमें एसी की आवृत्ति कितना होता है? आप याद रखोगे, इसमें जो होगा 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, हाँ, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? आप बिल्कुल सही करोगे, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो यह एक प्रकार का दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों? दूरी का इकाई है। 34 नंबर आपका सवाल है, हाँ, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका 34 नंबर सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आपके पेपर में सवाल बनेगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आपके पेपर में सवाल डलेगा, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? जब भी पूछे आकाश का नीला रंग, लाल रंग, ब्लू रंग, कुछ भी पूछ दे, ये आपको सही करना है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करके आओगे आप अपने एग्जाम में। आपका आने वाला अगला सवाल है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, -273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? आपके पेपर में सवाल डलेगा साथियों, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आप याद रखोगे, मानव नेत्र का किसी भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप याद रखोगे, रेटिना यानी दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, ठीक है।
चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, बताओगे। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, याद रखना। ये होगा साथियों, जाकर आपका होगा अधिकतम घनत्व होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आप याद रखोगे। चलिए, अब आपका स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का सवाल। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा और हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। D2O बाहरी जल का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, बिल्कुल सही करोगे, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप याद रखोगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिए। आपका होगा एस्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, आपके पेपर में सवाल डलेगा साथियों, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। आपके पेपर में सवाल बनेगा, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, साथियों मोसले ने। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किसने दिया था, मोसले ने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था वाली धातु कौन सा है, बताइए, बताओगे। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में वाली धातु कौन सा, मरकरी, पारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे मेरे भाई, याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है। ठीक है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन। मास गैस के नाम से किसे जाना जाता है, मीथेन को, CH4 जिसका सूत्र होता है। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, आप बताओगे। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका आने वाला अगला सवाल है, दूध के खट्टे होने का मुख्य कारण किस अम्ल से बनता है, ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वह कितना होगा मेरे भाई, 7 याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, पेंसिल की लेड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, पेंसिल का लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे, अम्लराज का प्रयोग किया जाता है, एक्विड रेजिया का प्रयोग किया जाता है। आपका आने वाला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CSO4 × 12H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। चलिएगा, 57 नंबर आपका सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। 58 नंबर सवाल क्या है, वह कौन सा अधातु है, कौन सा नॉन मेटल है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आज का आपका आखिरी सवाल है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आज का आपका आखिरी सवाल है, जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखोगे, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।